अस्सलाम वालेकुम टू माय चैनल। अचानक से बिजली महंगी हो गई है और आवाम के अंदर गम और गुस्सा है। आज मैं थोड़ी सी लेमन अप्रोच के साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद टेक्निकल टर्म्स की बात करूंगा कि जी कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है, डेट ट्रैप एंड डॉलराइजेशन का क्या आपस में ताल्लुक है, देन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स का क्या इसके अंदर असर रसूख है। लेकिन पहले हम एक आम इंसान की हैसियत से बात करेंगे। ये जो फ्री यूनिट वज़रा को मुहैया किए जाते हैं, जो शख्स जेब से पैसे भर के बिजली नहीं खरीद रहा, वो कैसे उस अवाम का दर्द महसूस करेगा, जो कि हज़ारों रुपए भर के अपना सिर्फ आज महंगाई के अंदर अपना बिजली का बिल भर रहे हैं। पहली तो बात यह है कि रिफॉर्म्स जब रिक्वायर्ड है, ये जो फ्री यूनिट्स हैं इनको ख़त्म किया जाए ताकि आवाम तक जो है वो उसका फ़ायदा पहुंच सके। दूसरी बात, इनफॉर्मल इकोनॉमी आपने देखा, जगह जगह ठेले खड़े होते हैं और जो है वो कुंडे की वजह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली ये वो चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंटेड भी नहीं हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी में आती हैं। इनका भी असर रसूख है और उसके बाद जब ये बिजली चोरी हो जाती है तो फिर कमाल ये है कि इसका बिल भी उन्हीं लोगों के हिस्से में आता है जो कि ऑलरेडी बिल भर रहे होते हैं। तो जो बिजली चोरी होती है वो भी वही लोग भर रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी अपना बिल भी पे कर रहे होते हैं। तो अगेन एक और नाइंसाफ़ी अवाम के साथ। फिर बिजली चोरी का जो मामला है, बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो बाकायदा तौर पर रिश्वत देकर जो है वो बिजली चोरी की जाती है। आया वो महकमे के जो स्टाफ है उनके साथ मिल के चोरी की जाए या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ, उसका जो बोझ है वो भी आम आवाम के ऊपर आता है। ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं जिसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है। कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। कैपेसिटी पेमेंट बेसिकली क्या है? जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं होती, तो जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो लाने के लिए आपको अट्रैक्टिव पैकेजेस देने पड़ते हैं। और हमारी गवर्नमेंट जो है वो पैकेजेस देती है, उसमें कैपेसिटी पेमेंट जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है? नाम से पता लग रहा है कैपेसिटी। लोड जो है वो वेरी करता है किसी भी प्लांट का। रात में बिजली कम इस्तेमाल होती है, दिन में फैक्ट्रीज़ चलती हैं, दिन में बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और चूँकि दिन में बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो ज़्यादा लोड रिक्वायर्ड होता है, रात में कम। तो रात में जो है यही प्लांट्स कम लोड के ऊपर चल रहे होते हैं। लेकिन जब ये कम लोड के ऊपर चल रहे होते हैं तो इनको कैपेसिटी पेमेंट प्रोवाइड की जाती है। अब जब ये बंद भी होते हैं तब भी इनको कैपेसिटी पेमेंट प्रोवाइड की जाती है। यानी जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं वो कहते हैं कि जी हमने तो अपनी कैपेसिटी शो की हुई है, क्योंकि आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप हमें कैपेसिटी पेमेंट प्रोवाइड करेंगे। यानी अगर प्लांट 660 मेगावाट का है और रिक्वायरमेंट 330 है, तब भी बाकी की जो 330 है उसकी कैपेसिटी पेमेंट प्रोवाइड की जाएगी पावर प्लांट को। तो ये होती है कैपेसिटी पेमेंट। फिर माशाल्लाह से हमारे यहाँ जो ट्रांसमिशन लाइन का निज़ाम है, मैंने अपने स्टैट्स बहुत ज़्यादा शेयर किए, मैं वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूँगा, उसके अंदर स्टैट्स मैंने शेयर किए। मैं 25,000 मेगावाट जो है वो हमारी ऑन एवरेज रिक्वायरमेंट है और हम 38,000 39,000, अब तो शायद इससे भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा, जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो इतना ज़्यादा हम बनाते हैं लेकिन हमारी ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी ही नहीं है। तो अल्टीमेटली बहुत सारे पावर प्लांट्स को बंद रखा जाएगा या फिर कम लोड पे चलाया जाएगा और उसकी कैपेसिटी पेमेंट जो है वो अब आपके ऊपर बोझ बन के फिर सामने आएगी। तो ये है कैपेसिटी पेमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि आप ट्रांसमिशन लाइन पे काम नहीं कर रहे ठीक से, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है वो आप जो बिजली बना रहे हैं वो इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा डेट ट्रैप क्या होता है ये मैं आप सबको पहले आम ज़ुबान में समझा देता हूँ कि गवर्नमेंट के पास फ्यूल खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है पैसे बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। और जब ये बैंक्स वगैरह से पैसे लेती है तो जब इनको वापस किए जाते हैं, रीपे विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, यूजुअली विद इंटरेस्ट पेड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो आप जो है वो इनको इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे, और इसके अलावा वो पैसे वापस भी आप कर रहे होते हो। ये चीज़ आपकी कहलाती है डेट। ठीक है। और जब आप जो है वो ये कर्जे नहीं अदा कर पाते हो तो फिर आप डेट ट्रैप में पड़ जाते हो, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन महंगाई बढ़ती है, करेंसी डिवैल्यू होती है और ये कर्जा बढ़ता चला जाता है। कैसे बढ़ता है? इसके लिए आपको डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। डॉलराइजेशन क्या है?
कि आप जो है वो अपनी इकोनॉमी को डॉलर में कन्वर्ट करते जाओ। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जी आईबीपीस के साथ कि जी हम जो है वो 7 सेंट में आपसे 1 यूनिट खरीदेंगे। अब जो है वो डॉलर हो गया महंगा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जो 7 सेंट थे वो पहले अगर 10 रुपए के थे तो अब वो 12 रुपए के हो गए, तो आपका यूनिट जो है अल्टीमेटली 12 रुपए की तो आपकी खरीद होगी। तो जब आप एडजस्टमेंट करोगे तो वो और ज़्यादा महंगा। डॉलराइजेशन क्यों की जाती है अगेन, जब आप जो है वो अट्रैक्टिव पैकेजेस देना चाहते हो और दूसरी कंट्रीज को, और जब आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन होती है तो फिर आपसे आपकी लोकल इकोनॉमी के अंदर जो है वो ट्रेड नहीं की जाती। और ज़्यादातर क्योंकि डॉलर डॉलर एक स्टेबल करेंसी है तो डॉलराइजेशन की जाती है। और जैसे जैसे डॉलर के रेट बढ़ते जाते हैं आपकी जो बिजली का यूनिट है वो भी महंगा होता है, और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो रॉ मटेरियल है उनकी अमाउंट भी बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि डेट ट्रैप आपका बन जाता है, और जैसे जैसे आपकी मनी डिवाल्यू होती जाएगी आप जो है वो मजीद डेट ट्रैप का शिकार होंगे। इसके बाद स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जब आप जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पैसे वापस नहीं कर पाते तो वो आपको कहते हैं कि जी आप हमसे फाइनेंशियल असिस्टेंस लें। इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बाय आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दूसरे इंस्टीट्यूशन जो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो रिकमेंड करते हैं, और फिर फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड लोन। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बेसिकली काम करते हैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, लेसर फेरी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि जी जितना ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होगी उतना ज़्यादा जो है वो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फ़ायदा होगा। तो जब ये पॉलिसीज़ बनाते हैं तो ये जो है उनमें से सब्सिडीज निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी ऐसा है कि आप जो फ्यूल वगैरह के आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जो पावर जनरेशन के लिए, वो 2 महीने पहले आप जो है वो भेजते हो ऑर्डर, और उसके बाद वो फिर ऑर्डर आपको मिलता है। और अगर जो है आपका इस बीच में फ्यूल का रेट बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और सब्सिडी दे देती है, ताकि जो है वो आपका महंगा ना हो, और सब्सिडी के थ्रू जो है वो कंट्रोल कर लेती है जो रेट्स जो महंगाई होने वाली होती है। तो जब ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स बनते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, तो इसमें सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाता है, और जब सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाता है तो फिर अगेन जो है वो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिली अभी कि एक तो कैपेसिटी पेमेंट, ठीक है, और दूसरा डॉलराइजेशन की वजह से डेट ट्रैप आपका बढ़ता हुआ, और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जैसे आईएमएफ ने भी दिया, तो आपको जो है वो रेट बढ़ानी ही पड़ेगी। इसके अलावा कुछ और रीजन हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है जो कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 17% है। स्टैट्स अपडेट होते रहते हैं, और स्टैट्स की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है, ठीक है, और पुअर स्टेट ऑफ ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजिंग ऑफ इक्विपमेंट है, इसके अलावा बैड गवर्नेंस है, करप्शन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके इन रेट्स को ऊपर लेके जाती है। आज की वीडियो इतनी ही थी। मैंने एक आसान ज़ुबान में आपके साथ जो है वो फैक्ट शेयर करना चाहे। होपफुली वीडियो आप लोग को फ़ायदेमंद लगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर में आज का पैगाम, बहुत सारी जगहों पे मैं देखता हूँ कि ख़वातीन जब बस स्टैंड पर वेटिंग में खड़ी होती हैं तो उनको बहुत अजीब सी निगाह से देखा जाता है। आते जाते गुजरते हुए मर्द उनको देखते हैं। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अगर आप किसी वेटिंग एरिया में खड़े हो और आपको लोग गुजरते हुए ऐसे ही अजीब निगाह से देखते हुए जाएं, तो आप किस तरह से अपने आप को जो है वो किस स्टेट में साइकोलॉजिकली आप अपने आप को महसूस करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही ये ख़वातीन भी महसूस करती हैं। लिहाजा जब आप बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की और जेंडर इक्विटी की, तो फिर इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का भी ख्याल रखें। कोशिश करें कि अपनी किसी भी हरकत से किसी दूसरे इंसान को साइकोलॉजिकली, सोशली या इकोनॉमिकली नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि दीन में भी ऐसा ही है कि मुसलमान बेहतर वो है जिसके हाथ पाँव ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।